तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे बिहार दरोगा का संपूर्ण पॉलिटी को देखेंगे थ्योरी के रूप में। और यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और थ्योरी भी, यानी समझने के साथ साथ जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो है जीके जीएस मस्ती का जो है ये है, ठीक है, पॉलिटी का जो है नोट्स है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसमें समझाया गया है। और ये जो बैच वही बैच है जो बिहार दरोगा के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखिए राज्य व्यवस्था को हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, किस किस देश का संविधान अलग अलग होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक देश का संविधान दुनिया में अलग अलग होता है, भारत का भी अलग है, अमेरिका का भी, रूस का भी, यानी सभी देश का एक अपना अलग संविधान होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए पॉलिटी के बारे में देखेंगे। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। देखिए राज्य का मतलब होता है, राज्य व्यवस्था मतलब राज्य को नहीं देश को ये संबोधित करता है, ठीक है, देश को ये संबोधित करता है। ये देखिए राज्य यानी देश, ठीक है, देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे जो है राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था की ज़रूरत होता है, कुछ नियम कानून की व्यवस्था होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको जो है राज्य व्यवस्था जो है हम बोलेंगे। अब देखिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्रत्येक देश की जो व्यवस्था है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, क्योंकि हम लोग क्या है भारत के हैं, इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। अमेरिका हो या अदर कंट्री की जो पॉलिटी के बारे में हम बहुत कम देखेंगे, ठीक है। यानी 95% जो हम देखेंगे इंडिया के बारे में, 5% में कभी अमेरिका का देख लेंगे, ब्रिटेन का देख लेंगे, या और जो है उसका देख लेंगे, ठीक है। संविधान के बारे में देखते हैं कि देश यानी राज्य को चलाने के लिए सभी नियम एवं कानून की व्यवस्था की चर्चा जिस पुस्तक में होता है, ठीक है, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। जिस भी पुस्तक में किसी देश को चलाने की बात हो, ठीक है, उस पुस्तक को क्या बोलेंगे, उस पुस्तक को संविधान बोलेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी देख रहे हैं भारतीय संविधान, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना संविधान में अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, देखिए दुनिया का सबसे पुराना संविधान हो जाएगा कौन, तो ये जो ब्रिटेन का हो जाएगा। सबसे पुराना यदि बोले तो ब्रिटेन का हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना संविधान किसका हो जाएगा, तो ब्रिटेन का संविधान जो है दुनिया का सबसे पुराना जो है हो जाएगा। अब देखिए दुनिया का सबसे पुराना और अलिखित, तो ये ब्रिटेन का हो जाएगा। दुनिया का सबसे पुराना और अलिखित बोलेगा तो भी ब्रिटेन का हो जाएगा। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, अगर दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यदि बोले तो किसका हो जाएगा, ये जो है अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। लिखित संविधान में बोलेगा तो अमेरिका का, और लिखित संविधान बोले तो ब्रिटेन का, ठीक है। ये कब लागू हुआ था, तो 1789 में जो है लागू हुआ था। 1789 में जो है लागू हुआ था अमेरिका का संविधान, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है। अनुच्छेद के आधार पर यदि बोले दुनिया का सबसे छोटा संविधान तो आपको यूएसए यानी अमेरिका बोलना है। यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा संविधान सिर्फ बोले तो मोनाको, ठीक है, मोनाको। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको है, जिसमें अनुच्छेद की अगर बात करें अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 96 है, ठीक है। शब्द की यदि बात करें 3814 शब्द है, 3800 कितना, 3814 जो है शब्द है, ठीक है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपना भारत का है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपना भारत का है, ठीक है। भारत में संविधान की यदि हम बात करें तो इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। अनुसूची की यदि हम बात करें तो अनुसूची कितना, अनुसूची जो है ये जो 12 अनुसूची है, ठीक है। देखिए गिनती के आधार पर अभी जो वर्तमान में है 25 भाग हैं, कितने, 25 भाग हैं, 25 भाग है, ठीक है। अब देखिए भाग 7 को रद्द कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अब संविधान में आपसे पूछ देगा, ठीक है, पॉलिटी में, कि भाग 7 को रद्द कितना संविधान संशोधन द्वारा जो है कब किया गया था, ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को जो है 1956 में जो है 1956 में जो है क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, ठीक है, रद्द कर दिया गया था, याद रखना है। अब देखिए भाग 1 की यदि हम बात करें,
भाग 1 में यदि हम देखें, अनुच्छेद हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। देखिए भाग 1 में क्या दिया गया है, तो भाग 1 में यदि आपसे पूछ दें तो भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से लेकर कितना, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में भाग 1 में जो है दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में जो है क्या है, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये भाग की हम बात कर रहे हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र है भाग में, ठीक है। अनुच्छेद देखिए, अब अनुच्छेद 1 से 4 तक की यदि हम बात करें, ठीक है, देखिए इसी में संघ एवं राज्य क्षेत्र में ही 28 राज्य है, क्योंकि संघ मतलब क्या, केंद्र हो जाता है, और राज्य क्षेत्र मतलब सभी राज्य के बारे में जो है चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। और 28 राज्य का मतलब क्या, जितने भी भारत में राज्य हैं उसकी चर्चा हो रहा है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश जैसे जो बना है, ठीक है, जैसे हो गया लद्दाख, हो गया दिल्ली, हो गया, ठीक है, ये सब की चर्चा जो है इसमें किया गया है 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4। अब भाग 4 में क्या है, भाग 4 की यदि बात करें, भाग 4 में अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद भाग 4 में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में जो है दिया गया है भाग 4 में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ किसमें है, इंडिया दैट इज़ ए भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इंडिया दैट इज़ ए भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स किसमें है, तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 1 में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद, ठीक है, 1 में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र में। अनुच्छेद 2 की यदि हम बात करें तो देखिए विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति। अच्छा, कोई विदेशी, मान लीजिए विदेशी कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई विदेशी क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको भारत में शामिल जब करना हो तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है उसको करेंगे। विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में। याद रखना है, विदेशी क्षेत्र जब भारत में शामिल करना हो तो अनुच्छेद कितना, तो अनुच्छेद 2 में। जैसे सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग जो है बनाया गया था। सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत पूछ दे, सिक्किम को जो है जैसे पूछ देगा कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में शामिल किया गया, भारत में जो है शामिल किया गया, तो ये जो है अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत जो है सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में शामिल किया गया, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो है सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 3 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 3 की, तो देश के अंदर नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण करना हो, ठीक है। देखिए देश के अंदर की बात हो रहा है, ये होगा अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 3 में जो है देश के अंदर के बात हम करेंगे, ठीक है। देश के अंदर जो है नाम में परिवर्तन यदि हमें करना हो किसी भी राज्य का, सीमा में परिवर्तन हमें किसी राज्य का करना हो, या नए राज्यों का निर्माण हमको करना हो, ठीक है, तो वो हम किस अनुच्छेद में रखेंगे, तो अनुच्छेद 3 में देखते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 3 की, तो देखिए पहला हम क्या देखेंगे, देखिए देश के अंदर नाम परिवर्तन यदि हमको करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन, ठीक है, देखिए नाम परिवर्तन हमको करना हो, उसके बाद सीमा में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन यदि हमको करना हो, ठीक है, सीमा में परिवर्तन हमको, नाम परिवर्तन हो गया, सीमा में परिवर्तन, और नए राज्य, और नए राज्यों का क्या हो, नए राज्यों का गठन यदि हमको करना हो, नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का निर्माण हो या गठन जो भी करना हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 में क्या, नाम परिवर्तन, ठीक है, नाम में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत, नए राज्यों का निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए 2 क्या था,
किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में शामिल करना अनुच्छेद 2 था। ठीक है, 3 क्या था? नाम में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, नए राज्यों का गठन हो। यह अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद हम 4 देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 4 में किए गए कार्य अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 2 में और 3 में किए गए कार्य, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हम काम किए हैं, यहाँ देख सकते हैं विदेशी राज्य को हम अनुच्छेद 2 में क्या कर रहे थे? विदेशी राज्य को जब हम भारत में शामिल कर रहे थे। अनुच्छेद 3 क्या था? नाम में परिवर्तन देश के अंदर राज्यों में, सीमा में परिवर्तन देश के राज्यों में, और नए राज्यों का निर्माण करना हो हमको देश के अंदर। ठीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए कार्य अनुच्छेद 367 ठीक है के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए, संविधान संशोधन क्या है? 367 के तहत जो है अनुच्छेद 2 और 3 में कोई संविधान संशोधन माना जाएगा? पूछेगा क्वेश्चन, माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा। क्या? नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 की बात हो रहा है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत में। ठीक है, 300 कितना के अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, साधारण बहुमत से होगा। ये जो है साधारण बहुमत से होगा। साधारण संसद में किसके विशेष बहुमत या साधारण बहुमत से होगा? तो ये जो है कौन बहुमत से? तो ये जो है साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, अब देखिए, आज़ादी के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितना थी? 562 था। आज़ादी के समय याद रखना है, आज़ादी के समय जो था भारत में देशी रियासतों की संख्या कितना था? आज़ादी के समय देशी रियासतों की जो संख्या थी वो 500 कितना था? 562 था। ठीक है, आज़ादी के समय था, ये याद रखना है। आज़ादी के समय ठीक है, तो आज़ादी के समय यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 562 था। कितना था? 562 देशी रियासत, ऐसे याद रखना है। 500 कितना? 562। ठीक है, अब देखिए, भारत का एकीकरण किए, भारत का जो एकीकरण जो किया था, भारत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किया गया था। एकीकरण किसके द्वारा किया गया था भारत का? ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किया गया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि मिला था? तो ये जो है लौह पुरुष भी इनको जो है कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकता दिवस किनके नाम पर मनाया जाता है? किनके? तो देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जो है मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? तो पटेल की याद में, सरदार, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र द्वारा, देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत जो था उसको विलय पत्र द्वारा कब मिलाया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को जो है रियासत को विलय पत्र द्वारा कब शामिल किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है शामिल किया गया था। 26 अक्टूबर जम्मू कश्मीर को रियासत को कब विलय पत्र द्वारा अपने अंदर में किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जो है किया गया था। देखिए, जूनागढ़ रियासत को, अब जूनागढ़ रियासत किनके द्वारा? तो जनमत संग्रह के द्वारा जो है इसको किया गया था। जनमत संग्रह के द्वारा जो है इसको मिलाया गया था। जनमत संग्रह के द्वारा। देखिए, जूनागढ़, जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत संग्रह, ये याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये जो है महावत खां के द्वारा। महावत खां। ठीक है, कब? तो नवंबर 1997 को। नवंबर 1997 को। देखिए, जूनागढ़ जनमत संग्रह हो गया। ठीक है, उसके बाद कब? तो नवंबर 1997। हैदराबाद रियासत की यदि हम बात करें तो पुलिस कार्रवाई के दौरान, हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के दौरान सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, हैदराबाद रियासत को
किस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। और कौन से ऑपरेशन के तहत, तो पोलो ऑपरेशन के तहत जो है सितंबर 1948 के तहत जो है भारत में क्या शामिल जो है इसको किया गया था। एक बार और इसको हम देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर रियासत को, ठीक है, भारत में कब मिलाया गया था, ये 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है मिलाया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर को। अब देखिए जूनागढ़ रियासत को किसके द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा जो है नवंबर 1997 को किसके द्वारा, तो महावत खां के द्वारा, ठीक है, नवंबर 1997। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के द्वारा सितंबर 1948। देखिए नोट हम देखेंगे, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा किया था। अब देखो देशी रियासत में सबसे बड़ा योगदान किनका था, देशी रियासत सबसे बड़ा योगदान यदि आपसे पूछे, सबसे बड़ा योगदान किनका था, सबसे बड़ा योगदान किनका था, ठीक है, सबसे बड़ा जो योगदान था वो किनका था, तो देशी रियासत बनाने में जो है सबसे बड़ा जो योगदान था सरदार पटेल का था, और सरदार पटेल एवं वीपी मेनन का था, वीपी मेनन का था, ठीक है, वीपी मेनन का था, याद रखना वीपी मेनन, ठीक है। देशी रियासत को सबसे बड़ा योगदान किनका था देशी रियासत में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, ठीक है, और वीपी मेनन का याद रखना है, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं, इसके लिए देखिए भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो या नहीं, इसके लिए सबसे पहले जो किया गया था वो एस.के. धर कमेटी का गठन जो है किया गया था, एस.के. धर कमेटी का, ठीक है। एस.के. धर कमेटी यदि आपसे पूछ दे किस लिए बनाया गया था, ठीक है, तो भाषा आयोग है, ये क्या है, भाषा आयोग, ठीक है, भाषा आयोग। एस.के. धर कमेटी कब बनाया गया था, तो देखिए जून 1948 में बनाया गया था, सिर्फ 1948 आपको याद रखना है, ठीक है। एस.के. धर कमेटी कब बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। रिपोर्ट इसका जो है कब सौंपा गया था, तो दिसंबर 1948 में सौंपा गया था। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, पुनर्गठन का क्या किया था, विरोध जो है किया था। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया था, विरोध किया था। यानी राज्य बोल रहा था, बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, उसका विरोध किया था, ठीक है। भाषा आयोग का क्या किया था, विरोध किया था। तो देखिए इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। इस रिपोर्ट ने क्या किया था, विरोध जो है किया था, विरोध भाषा के आधार पर, ठीक है। देखिए प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। अब देखिए भाषा के आधार पर जो है इसने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक आधार पर क्या किया था, प्रशासनिक आधार पर क्या किया था, ये जो है सपोर्ट किया था कि ये जो है आगे बढ़ना चाहिए, किसके आधार पर, तो प्रशासनिक आधार पर जो है इसका जो है पुनर्गठन होना चाहिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाषा के एस.के. धर कमेटी जो है, पहली बात तो कब गठन हुआ था ये पूछ सकता है, ठीक है, कब बनाया गया, तो 1948 में, जून 1948 में, ठीक है। रिपोर्ट जो इसका कब सौंपा गया था, दिसंबर 1948 में। इस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कौन कौन किया था, एस.के. धर कमेटी ने, ठीक है। और देखिए प्रशासनिक आधार पर एस.के. धर कमेटी जो था उसका जो क्या था मांग, ये मांग ये था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये एस.के. धर कमेटी का जो। अब देखिए जे.वी.पी. समिति, अब देखिए तीसरा ये है कि जे.वी.पी. समिति, ठीक है, जे.वी.पी. समिति, इसमें तीसरा नहीं 3 गो व्यक्ति थे इसमें,
ठीक है। जेबीपी समिति मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। अब देखिए जेबीपी समिति में पहला तो ये आपसे पूछ देगा कि कौन कौन सदस्य थे इसमें। जेबीपी, जे मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन, उसके बाद जो हो गया वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई, ठीक है। उसके बाद क्या, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कितने सदस्य थे, इसमें टोटल जो सदस्य थे 3 सदस्य थे, जेबीपी समिति में 3 सदस्य थे। कब ये बनाया गया था, तो दिसंबर 1948 में ये भी बनाया गया था, दिसंबर 1948 में। यानी जेबीपी समिति जो थे वो कब बनाया गया था, तो 1948 में ये भी बनाया गया था, ठीक। रिपोर्ट इसका जो है कब सौंपा गया था, तो 1949 में, अप्रैल 1949 में रिपोर्ट जो है सौंपा गया था, ठीक है। रिपोर्ट कब सौंपा गया था, जेबीपी समिति रिपोर्ट कब सौंपा गया था, ठीक है, तो ये 1949 में जो है सौंपा गया, अप्रैल 1949 में। अब देखिए इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। देखिए जेबीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन था उसका विरोध किया था, और उसके बाद कौन था, एसके धर कमेटी ने भी जो है इसका जो है विरोध किया था, ठीक है। इस रिपोर्ट ने भी विरोध किया था। देखिए तेलुगु नेता रामलुल्लू 56 दिन का आमरण अनशन तथा 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु के पश्चात बनाया गया था। अब देखिए तेलुगु एक नेता थे, उनका नाम था रामलुल्लू, वह 56 दिन के जो है अनशन पर बैठे थे, हड़ताल पर बैठे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना होने के कारण उसकी मृत्यु कब हो गया था, 56 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु के पश्चात क्या बनाया गया था। आगे देखते हैं हम, ठीक है। देखिए फजल समिति या फजल अली आयोग इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, फजल अली समिति या आयोग, ठीक है, समिति या आयोग आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सदस्य थे, इसमें जो थे फजल अली में ये थे फजल अली, ठीक है, और हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पनिक्कर थे, के.एम. पनिक्कर। यानी इसमें भी कितने सदस्य थे, सदस्य की यदि बात करें तो सभी में 3-3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3-3 सदस्य थे सभी में, ठीक है। फजल अली जो थे ये कौन थे, ये जो थे अध्यक्ष थे, ठीक है। फजल अली क्या थे, फजल अली अध्यक्ष थे। उसके बाद हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे। इस समिति या आयोग के राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य इस समिति या आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी जो है कहा जाता है, आयोग भी कहा जाता है। देखिए कब बनाया गया था, अक्टूबर 1953 में जो है यह बनाया गया, अक्टूबर 1953 में यह बनाया गया था, अक्टूबर 1953 में यह बनाया गया था। रिपोर्ट सौंपा कब गया था, तो 1956 में, अक्टूबर 1956 में रिपोर्ट सौंपा गया था, अक्टूबर 1956 में जो है रिपोर्ट सौंपा गया था, अक्टूबर 1956 में रिपोर्ट जो है सौंपा गया था, ठीक है। फिर से देखते हैं फजल अली या फजल समिति आयोग या फजल आयोग, ठीक है। देखिए इसमें को टोटल कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल जो है 3 सदस्य थे, ठीक है। 3 सदस्य में अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे। उसके बाद सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे, के.एम. पनिक्कर, ठीक है। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था, गठन जो है हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या पहला राज्य था। अच्छा आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश, यदि आपसे पूछ दे कि भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था, तो वो जो है आंध्र प्रदेश जो है हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कब, तो अक्टूबर कितना था, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ था। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अगर आपसे पूछ दे पास कब किया गया था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 में पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास किया गया था, 1956 में जो है पास किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो है गठित कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है। इसके अनुसार जो है भारत में 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य
6 केंद्र शासित प्रदेश जो है स्थापित किया गया था। अब देखिए 1956 में, जुलाई 1956 में, याद रख देखिए जुलाई 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था, पास किया गया था। उसके बाद जो है इसके अंतर्गत जो है 14 राज्य बनाया गया था, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरुआती दौर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फजल अली अपनी रिपोर्ट दिया। फजल अली जो है अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने कब दिया था, तो ये जो 1956 में दिया था। फजल अली जो है रिपोर्ट कब दिया था, भाषा के आधार पर, तो फजल अली अपना रिपोर्ट दिया 1956 में। 1956 में फजल अली जो है अपना रिपोर्ट दिया था। फजल अली अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो 1956 में दिया था। फजल अली अधिनियम भी तो 1956 में। फजल अली अधिनियम यदि पूछे आपसे तो 1956 ही फजल अली ने रिपोर्ट दिया 1956 में। फजल अली अधिनियम 1956 में फजल अली अधिनियम को ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसको कहा जाता है, तो ये जो है फजल अली को कहा जाता है। फजल अली अधिनियम को फजल अली अधिनियम, ठीक है, याद रखना है इसको, फजल अली अधिनियम को। ठीक है, देखिए फजल अली अधिनियम को ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कहा जाता है। ठीक है, इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम यदि आपसे पूछ दे तो कब, तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन जो है, देखिए आपसे जो पूछा जाएगा फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था 1953 में। फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी 1953 में। फजल अली आयोग का गठन पूछे तो 1953। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पूछ दे तो भी 1953 में। तो 56 क्या था, इसको देखते हैं। फजल अली अधिनियम की बात यदि करें तो 1956 में। फजल अली अधिनियम हो या अपना रिपोर्ट जो है सौंपा था कब, तो 1956 में। ठीक है, 1956 में गठन हुआ था इतना में, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा था, 1956 में। ठीक है, अब देखिए बम्बई प्रांत को 1 मई 1960 को जो है तोड़कर भाषाई आधार पर 2 प्रांत का निर्माण किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखिए 1 मई 1960 को जो है 1 मई 1960 को जो है बम्बई को तोड़कर भाषाई आधार पर जो है, ठीक है, 2 प्रांत बनाया गया था। एक प्रांत जिसमें गुजरात था, एक प्रांत जिसमें गुजरात था। ठीक है, दूसरा प्रांत जो था वो कौन था, वो जो है महाराष्ट्र था। वो कौन था, वो जो है महाराष्ट्र था। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बम्बई को जो है कब तोड़ा गया था, तो 1 मई 1960 को जो है बम्बई को तोड़कर क्या क्या बनाया गया था, तो गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में जो है इसको बनाया गया था। नागालैंड का जो गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। नागालैंड की यदि हम बात करें तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन जो है हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1966 में हिमाचल प्रदेश 1966, 1 दिसंबर 1963 को किसका हुआ था, तो ये जो हुआ था नागालैंड का हुआ था। ठीक है, मेघालय का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। मेघालय 1972 हो गया। ठीक है, मणिपुर का फिर भी 1972। ठीक है, 21 जनवरी, दोनों सेम डेट के साथ है। MM से याद रखिएगा, मेघालय और मणिपुर जो है गठन हुआ था कितना, 1972 में। ठीक है, 72 में। ठीक है, 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा जो हुआ था 72 में। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, त्रिपुरा यानी 3 राज्य से याद रखिएगा। त्रिपुरा यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा याद रखना है। ठीक है, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 में। ठीक है, मिजोरम का गठन जो है 20 फरवरी 1987। मिजोरम का गठन कब हुआ था, तो 20 फरवरी
1987 में हुआ था, 20 फरवरी 1987 में, 20 फरवरी 1987 में। मिजोरम का गठन कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1900 कितना, तो 1987 में, 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, 1987 में जो है हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक है, गोवा की यदि हम बात करें तो 1987, 30 मई 1987 के गोवा का गठन हुआ था, 30 मई 1987 का गोवा का गठन, 30 मई 1987, 30 मई 1987। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं, नोट में यहाँ दिया है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1974 द्वारा तथा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिला, जो देश का 22वां राज्य है बना, जो देश का कितवां राज्य बना, 22वां राज्य जो है बना। देखिए गोवा राज्य पर अधिकार जो है पुर्तगालियों ने किया था, गोवा राज्य जो है उस पर जो अधिकार किसके द्वारा किया गया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है अधिकार जो है किया था। कब किया था? तो 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर जो है पुर्तगालियों ने क्या किया था, पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। ठीक है, ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था, तो विजय नाम था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस कब? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, 30 मई को, और गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा मिला था। देखिए गोवा को जो है, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जो है मिला, 1962 के द्वारा जो है मिला, 1962 के द्वारा मिला था, गोवा को 1962 के द्वारा मिला था। ठीक है, 25वां संविधान, 25वां राज्य जो है कौन बना? 25वां राज्य 56वां संशोधन के द्वारा जो है बना था, 25वां राज्य गोवा। ठीक है, देखिए 56वां संविधान संशोधन द्वारा ही दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है कब मिला था? तो 1987, यहाँ पर लिखा हो 1987। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा नहीं, ठीक है, दमन और दीव को, गोवा को भी, ठीक है, दमन एवं दीव को नया केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है उसको जो है मिल गया। ठीक है, देखिए पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 14वां संविधान संशोधन 1962 को, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर। पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 14वां संविधान संशोधन, पुदुचेरी को 14वां संविधान संशोधन 1962 को, 14वां संविधान संशोधन 1900 कितना था, 1962 में जो है दर्जा मिला। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को मिला था, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2000 कितना था, 2019 को मिला था, 31 अक्टूबर 2019 को जो है मिला था। दमन एवं दमन दीव तथा दादर नगर का दर्जा कब मिला? 2020 को। दर्जा मिला था कब? तो 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को जो है दर्जा मिला था। दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली का दर्जा कब मिला था? तो ये जो है 2020 में मिला था, 26 जनवरी 26 जनवरी 2020। ठीक है, 2020 को मिला था। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर को कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है, 31 अक्टूबर 2019 को जो है इनको दर्जा मिला था केंद्र शासित प्रदेश का। पुदुचेरी का कब मिला था? तो 1962 में 14वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं भाग 2। ठीक है, भाग 2 किसे क्या बोलता है? तो नागरिकता है भाग 2 में। ठीक है, देखिए यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उसके लिए भी नागरिकता, जो विदेश से आ रहे हैं उसके लिए भी नागरिकता, यानी हर तरह की नागरिकता कैसे क्या है, ठीक है, उसको हम इसमें जो है पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नागरिकता सबसे पहली बात यह है कि कितने भाग में है, तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन जो है किया गया। भाग 2 में नागरिकता का क्या
वर्णन जो है किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि नागरिकता कितने भाग में है, तो भाग कितना में, तो भाग जो है भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद यदि आपसे पूछ दे अनुच्छेद की बात, ठीक है, तो कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद यदि पूछ दे तो 5 से लेकर, ठीक है, 11 अनुच्छेद में, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में ये है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस, तो एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है, एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता है, भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है भारत में, ठीक है। और देखिए एकल नागरिकता ये जो है कहाँ से लिया गया, नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से जो है लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में। कहाँ से लिया गया, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से, ब्रिटेन से ये लिया गया है, कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून जो है संसद बनाता है, अच्छा कानून कौन बनाता है, नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाता है वो जो है संसद बनाता है। नागरिकता अधिनियम कब, तो 1955, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में जो है लाया गया था। नागरिकता अधिनियम जो है कब लाया गया था, तो 1955 में जो है लाया गया था। नागरिकता पर जो कानून बनाता है वो कौन, तो वो जो है संसद बनाता है। सबसे जटिल भाग कौन है, तो भाग 2 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बताया, सी, ठीक है। सबसे जटिल भाग कौन है, तो भाग 2, सबसे जटिल बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया, सबसे जटिल भाग कौन है, तो भाग 2 है। अब देखिए नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां हैं। भारत में यदि आप नागरिकता प्राप्त करने चाहते हैं तो उसमें टोटल कितनी विधियां हैं, ठीक है, तो ये विधियां जो है कितना है, तो 5 विधि है, ठीक है। पहले अधिनियम 1955 आपको एकदम से याद रखना है, ये सब प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। 1900 कितना, तो 1955 ये हो गया, ठीक है। 5 प्रकार की नागरिकता है भारत में रहने वाले के लिए, ठीक है। देखिए पहले तो जन्म के आधार पर, ठीक है, आपका जन्म यदि भारत में हुआ है तो उसके आधार पर आप नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। भारत में जन्मे सभी बच्चे जिनके माता पिता भारत का नागरिक हो, यदि वो भारत में जन्मा है, ठीक है, और उसके माता पिता भारत का नागरिक है तो उसके आधार पर क्या वो जो है नागरिकता प्राप्त जो है कर सकता है, और ठीक है। अब देखिए वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखिए विदेश में जन्म लेने वाला कोई आदमी है जो विदेश में जन्म लिया हो, ठीक है, लेकिन उनके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक जो है भारत का नागरिक हो तो उसके आधार पर जो है वो क्या भारत का नागरिकता जो है प्राप्त जो है कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो दूसरा देख लिए जन्म के आधार, पहला क्या था जन्म के आधार पर, दूसरा था वंश के आधार पर, अब तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। पंजीकरण क्या है, देखिए इस विधि द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, ठीक है। पंजीकरण की व्यवस्था यानी रजिस्ट्रीकरण, रजिस्टर के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है उसका जो है नागरिकता प्राप्त करना। देखिए इस विधि के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा यदि कोई व्यक्ति भारत में रहना चाहता है तो उसको जो है पहले 7 साल, नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको पहले 7 साल लगातार भारत में जो है रहना होगा, उसके बाद जो है उसका नागरिकता भारत का स्वीकारा जाएगा। अब है देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, देखिए भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 11 साल देश में रहना होगा, ठीक है। देखिए देशीयकरण के द्वारा यानी देश में यदि आप 11 साल रहते हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप जो है भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भारत का नागरिकता क्या प्राप्त जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्जित भूमि, ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने वाला वहाँ के लोगों को स्वतः भारत में नागरिकता की प्राप्त की जाती है। अब देखिए किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, कोई विदेशी राज्य है, ठीक है, और जो भारत में वो मानिए मिल गया और भारत में मिला तो वो जहाँ तक का क्षेत्र भारत में मिला वहाँ पर जो बसे लोग हैं उनको स्वतः जो है भारत की नागरिकता जो है मिल जाएगा, ठीक है। लोगों को स्वतः अपनी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए थोड़ा देखते हैं,
ठीक है। भाग 2 क्या है, तो भाग 2 क्या था, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, एकल नागरिकता जो है भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, तो एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून इस पर कौन बना सकता है, तो संसद जो है इस पर कानून बना सकता है। ठीक है, संसद। और सबसे जटिल भाग जो है कौन है, तो भाग 2 है। यह किसने कहा था, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल कितने विधियां हैं, तो 5 विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 विधियां हैं। ठीक है, टोटल कितने विधियां हैं, तो 5 विधियां हैं। ठीक है, पहला तो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है वंश के आधार पर, उसके बाद है पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। अब देखिए, भारतीय नागरिकता का अंत, आप जब मान लीजिए जब नागरिकता कैसे मिल सकता है, ठीक है, वो तो देख लिए। आप नागरिकता आपका कैसे ख़त्म हो सकता है उसको देखते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, यदि आप चाहते ही नहीं हैं कि भारत का नागरिकता हो, आप त्याग कर देंगे तो आपकी नागरिकता जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, कोई अन्य देश की नागरिकता यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो उस आधार पर जो है भारत की नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार द्वारा नागरिकता यदि आप छीनते हैं तो उस आधार पर, ठीक है, सरकार द्वारा यदि आप नागरिकता छीनने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उस आधार पर जो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता संबंधी नियम जो है, कानून जो है कौन बनाता है, देखिए, नागरिकता संबंधी जो भी नियम और कानून है वो जो बनाया जाता है, वो कानून जो है संसद के द्वारा जो है बनाया जाता है। संसद के द्वारा जो है यह जो है बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा बनाया जाता है यह। अच्छा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता मतलब देश की नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। अच्छा, भारतीय नागरिकता जो है अधिनियम किस पर आधारित है, तो अधिनियम जो है 1955 पर आधारित है। 1955 आधारित। अनुच्छेद 5 की यदि हम बात करें, ठीक है, अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 5 की यदि हम बात करें तो संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो उस समय भारत में के अंदर थे, ठीक है, संविधान प्रारंभ में दी गई, संविधान की शुरुआत में जो नागरिकता जो दिया गया था उस समय भारत के अंदर जो था वही नागरिकता की चर्चा जो है अनुच्छेद 5 में जो है किया गया है। ठीक है, संविधान प्रारंभ में यानी संविधान जिस समय बना था, यानी शुरुआती दौर में जो नागरिकता जो लोगों को दिया गया था उस समय जो भारत के अंदर थे, उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अब देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आया लोग, जितने भी पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु संविधान बनने के बाद अगर वो आएंगे तो उसको जो है नागरिकता जो है नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 6 ये कहता है, यानी संविधान से पहले जो लोग पाकिस्तानी थे वो भारत में थे उसको नागरिकता मिलेगा, लेकिन संविधान बनने के बाद यदि वो भारत में आता है तो उसको नागरिकता क्या होगा, नहीं मिलेगा भारत की नागरिकता। ठीक है, अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे लोग थे जो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे पाकिस्तान चले गए थे, तो ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले आए थे, ठीक है, यहाँ से कुछ लोग गए थे पाकिस्तान और संविधान बनने से पहले जो आ गए थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको नागरिकता मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 8 की यदि हम बात करें तो विदेशों में भ्रमण तथा नौकरी करने पर भारत में नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब देखिए, आप यदि विदेशों में घूमने जाते हैं, ठीक है, या नौकरी करने पर, तो भारत की नागरिकता जो है आपकी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि अलग अलग देश में घूमते हैं, ठीक है, तो उसकी नागरिकता क्या ख़त्म हो जाती है, नहीं घूमती है। ठीक है, जो ट्रेवलर हो गए,
ठीक है, जो टूरिस्ट हो गए, ठीक है, तो यानी विदेश में भ्रमण करने या नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त होगी, नहीं होगी। ये किस में है, ये जो है अनुच्छेद 8 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 8 हमसे क्या कहता है, तो कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं विदेश में, तो आपकी नागरिकता भारत में जैसे थी वैसे ही रहेगी, ठीक है। अनुच्छेद 9 है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, यदि कोई अन्य देश की नागरिकता यदि आप लेते हैं, तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः यानी अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 10 की यदि हम बात करते हैं, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, ठीक है। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। अगर देश विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या है, तो नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ठीक है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है। देखिए, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है, ठीक है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। यह जिम्मेदारी किसको दिया गया है, तो गृह मंत्रालय को जो है दिया गया है, गृह मंत्रालय को। अब देखते हैं CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो लाया गया था उसको जो है हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें CAA आपने ज़रूर नाम सुना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, CAB देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, देखिए CAB हम पहले देखते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ हम देख लिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ठीक है। देखिए CAB लोकसभा के द्वारा जो है पास कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। राज्यसभा के द्वारा 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया था और राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है, अनुमति जो है दिया गया था, अनुमति दिया गया था। अब CAB इस प्रकार CAA लागू हुआ, ठीक है। अब जो है CAB इस प्रकार क्या CAA लागू कब हुआ, तो 10 जनवरी 2020 को, 10 जनवरी 2020 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 11 मार्च 2024 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 11 मार्च 2024 को। CAA पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 11 मार्च 2024 को जो है पूर्ण रूपेण ये लागू हुआ था। CA में प्रावधान क्या है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश CA के लिए ये बनाया गया है। CA यानी, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 3 देश के लिए यह व्यवधान है यानी प्रावधान है। ये 3 देश का केवल अल्पसंख्यक, ये 3 देश का केवल अल्पसंख्यक यानी पाकिस्तान हो, ठीक है, अफगानिस्तान हो और बांग्लादेश हो, ठीक है, ठीक है। ये अल्पसंख्यक, ये 3 देश का केवल अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, ठीक है। पंजीकरण 7 वर्ष या 5 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष से 5 वर्ष, ठीक है। देशीयकरण प्रक्रिया द्वारा ये क्या कर सकता है, भारत में आ सकता है और क्या नागरिकता जो है ले सकता है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। पंजीकरण द्वारा कितना समय लगेगा, तो 7 वर्ष, ठीक है। पंजीकरण द्वारा 7 वर्ष लगेगा, ठीक है। और देशीयकरण द्वारा प्रकृतिकरण के लिए कितना, 11 वर्ष, 11 वर्ष। अब देखो NRI मतलब क्या होता है, NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी पासपोर्ट धारक जो विदेशी हैं, पासपोर्ट धारक जो विदेशी हैं उसके लिए ये था। PIO क्या, तो भारतीय मूल के नागरिक यानी पर्सन एट इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के क्या नागरिक हो जाएगा। OCI क्या है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, ठीक है, भारतीय नागरिकता था लेकिन अब नहीं है, भारतीय नागरिकता था। OCI मतलब क्या होता है, OCI पहले भारतीय नागरिकता था अब नहीं है। OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप क्या इंडिया, भारतीय नागरिकता था लेकिन अब जो है नहीं है, इसका मतलब ये हुआ।
भाग 3 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो मूल अधिकार और मौलिक अधिकार इसका मतलब होता है। भाग 3 में यदि आपसे पूछ देते क्या है, ठीक है, तो मूल अधिकार है भाग 3 में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितना में है, मौलिक अधिकार कितना में, तो भाग 3 में है, भाग 3 में है। अब देखिए भाग 3 में है, लेकिन अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है क्या है, मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक में भाग 3 में जो है दिया गया है, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको, तो भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 को, भाग कितना, भाग 3 को कहा गया है 12 से 35 के अनुच्छेद में, ठीक है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठीक है, अधिकार पत्र होता है। मैग्ना कार्टा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिकार पत्र होता है मैग्ना कार्टा। देखिए पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। देखिए पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग कहाँ में हुआ था, तो ये जो है इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में जो है हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग कब हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार मैग्ना कार्टा का जो प्रयोग हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में पहली बार मैग्ना कार्टा का प्रयोग जो है इंग्लैंड में हुआ था। कौन, ठीक है, देखिए इंग्लैंड के राजा जॉन मेजर के द्वारा, जॉन मेजर के द्वारा कब, तो 1215 में, 1215 में, ठीक है। कौन, तो इंग्लैंड के राजा जॉन मेजर, ठीक है, जॉन मेजर कब, तो 1215 में, जिसमें किसानों को लिखित में कुछ अधिकार दिया गया था, ठीक है, किसानों को कुछ लिखित के रूप में अधिकार दिया गया था इंग्लैंड में, ठीक है। मैग्ना कार्टा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मैग्ना कार्टा मतलब क्या, अधिकार पत्र, ठीक है। भारत की यदि हम बात करें मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है, तो भारत यानी मौलिक अधिकार का मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए मौलिक अधिकार की जो मांग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर BGT यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मौलिक अधिकार का मांग किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव क्या था, स्वराज विधेयक 1895, स्वराज विधेयक 1895, ठीक है। स्वराज विधेयक कब आया था, तो 1895 स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। 1895 में प्रस्ताव पास हुआ था, ये याद रखना। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है किसके द्वारा, तो नेहरू रिपोर्ट दिया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। INC के कराची अधिवेशन कब, INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका मतलब होता है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई, ठीक है, पटेल के द्वारा जो है किया गया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। 1931 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ में हुआ था, वो जो है कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए मौलिक अधिकार का अध्यक्ष कौन था, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था, देखिए मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, देखिए वो तो क्या थे, समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो JB कृपलानी थे। कौन थे, तो JB
कृपलानी थे, जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी थे, जे बी कृपलानी थे, जे बी कृपलानी थे, जे बी कृपलानी। अब देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार देखिए कैसे याद रखना, अधिकार मतलब क्या, अमेरिका, अ से अधिकार, ओ से अमेरिका, ठीक है। अधिकार जो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका देश से लिया गया, ये से याद रखना, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका देश से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका देश से जो है लिया गया था। अब देखिए मौलिक अधिकार में उप समिति की बात करें तो कितना, तो जे बी कृपलानी। कौन थे, तो जे बी कृपलानी। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना, यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, जन्म से ही प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तो जन्म से प्राप्त जो है होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक। देखिए मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक है। मूल अधिकार नागरिक या व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, ठीक है। मूल अधिकार जो है नागरिक हो या व्यक्ति के लिए क्या सकारात्मक है, बी पॉजिटिव है, ठीक है। मूल अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। देखिए मूल अधिकार को जो है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ऐसे नहीं, आपातकाल जब हो तो मूल अधिकार को जो क्या निलंबित कर सकता है। तो कौन कर सकता है, तो ये जो है सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। कौन, तो राष्ट्रपति जो है कर सकता है। अच्छा पूर्ण रूप से समाप्त होगा, देखिए मूल अधिकार जो है पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार जो है अधिकार को जो है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार में संशोधन, देखिए मूल अधिकार में जो संशोधन जो कर सकता है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं संसद कर सकता है, ठीक है। मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। मूल अधिकार को समाप्त, ठीक है, कोई नहीं। देखिए मूल अधिकार को कोई समाप्त कर सकता है, तो कोई नहीं समाप्त कर सकता है। मूल अधिकार को कोई भी समाप्त कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। मूल अधिकार के रक्षक कौन है, तो मूल अधिकार के जो रक्षक है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, ठीक है। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, कर सकता है। अच्छा उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना में, तो 226 में। उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना में, उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 226 में। सुप्रीम कोर्ट कितना में, 32 में है, ठीक है। देखिए वाद्य योग है, वाद्य योग है, ठीक है। वाद्य योग तो हाँ है, वाद्य योग है तो वाद्य योग है। न्याय उचित है तो न्याय उचित भी है, ठीक है। न्याय उचित क्वेश्चन आपसे पूछेगा, न्याय उचित है तो हाँ है, ठीक है। न्यायालय द्वारा संरक्षित है, न्यायालय द्वारा क्या है, संरक्षित है, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार, तो ये जो है मूल संविधान में ये है, ठीक है। मूल संविधान में 7 प्रकार के प्रारंभ में है, ठीक है। अच्छा देखिए मौलिक अधिकार जो है कितने हैं, तो मौलिक अधिकार जो है टोटल कितने, 7 प्रकार के हैं। प्रारंभ में जो था वो 7 प्रकार का दिया गया था। मौलिक अधिकार मूल संविधान में जो दिया गया है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार टोटल कितने थे, तो ये 7 प्रकार के प्रारंभ में थे। मूल संविधान मतलब जो ओरिजिनल जो संविधान था शुरुआती में, ठीक है, उसमें टोटल 7 प्रकार के क्या था, मौलिक अधिकार था, ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकार संख्या कितने है, तो वर्तमान में 6 गो है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो वर्तमान में 6 है, शुरुआती में 7 गो था, ठीक है। नोट करने योग्य बात है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार कितना है, तो अनुच्छेद 31, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसको क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार भाग कितना, तो भाग 12 में। कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में भाग 12 में है। अनुच्छेद 300 के क में इसको रख दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया था। अनुच्छेद 300 के क में क्या किया गया था, रख दिया गया था। कब, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना के इसको भाग 12 में रख दिया गया।
भाग 12 में रखा और अनुच्छेद 300 के क में जो है रख दिया गया। ठीक है, उस समय जो पीएम थे, ठीक है, कौन थे, तो मोरारजी जी देसाई थे, मोरारजी जी देसाई थे। चलिए फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद कितना में था पहले, तो अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, उसके बाद इसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में जो है इसको कानूनी अधिकार जो है इसको बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसको भाग 12 में रखा गया और अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, अनुच्छेद 300 के क में जो है इसको रख दिया गया। उस समय जो थे प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन थे, तो वो जो थे मोरारजी जी देसाई थे। ठीक है, 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा देखते हैं किस कैसे हैं। ट्रिक की यदि हम बात करें 6 प्रकार की, तो समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखना है, समस्त शोध शिक्षा के उपचार के लिए। ठीक है, समस्त शोध शिक्षा के, बार बार जब रिपीट कीजिएगा चीज़ों को तो आपको याद जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए समस्या यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना 14 से 18 में। समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कितना है, शिक्षा एवं संस्कृति 19 से 30, 19 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना था, अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, एक बार और चलिए देख लेते हैं। समस्त शोध शिक्षा के उपचार, इसको देखिए, इसको उपयोग कैसे करेंगे। समस्त मतलब क्या, ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कितना में था, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। शोध यानी स्वतंत्रता, शोध यानी स्वतंत्रता का अधिकार, शोध यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। ठीक है, स्व यानी शिक्षा यानी शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध हो गया। ठीक है, शोषण के विरुद्ध हो गया अनुच्छेद 23 से कितना, 23 से 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, उपचार के लिए धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है ये सब। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 12 जो हमको क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 क्या है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। देखिए, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, कोई दूसरा मूल अधिकार जो है प्रभावित करे, ठीक है, तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, रोक जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 जो है, न्यायिक समीक्षा यदि बात करें कितना में है, तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 13 में है न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद। ठीक है, न्यायिक समीक्षा कितना में है, तो अनुच्छेद कितना में है, तो देखिए अनुच्छेद है 13 में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन कितना में है, तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा हो या न्यायिक पुनरावलोकन हो, अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में है। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना, ठीक है, समता या समानता का अधिकार देखते हैं, तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से जो है यह लिया गया। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है सब समान है, यह बोला गया है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से जो है यह लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से यह जो है लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। याद रखना अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण अमेरिका। देखिए, कानून के समक्ष अगर बोले,
समक्ष बोले तो ब्रिटेन, कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण हो, ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। समान संरक्षण अमेरिका और समक्ष समानता ब्रिटेन से जो है लिया गया। अनुच्छेद 14 में ही इसकी भी चर्चा है, ठीक है। 15 की यदि हम बात करें, केवल 5 आधार है, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 के बारे में देखते हैं। केवल 5 आधार, अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार पर भेदभाव एकदम निषेध किया गया है, ठीक है। ठीक है, जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 हमको ये बताता है। जाति के आधार पर हो गया, धर्म के आधार पर हो गया, लिंग के आधार पर हो गया, वंश या जन्म स्थान के आधार पर, वंश या जन्म स्थान के आधार पर, वंश या जन्म स्थान के आधार पर 1 2 3 4 और 1 क्या 5, ठीक है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव जो है निषेध है, मतलब नहीं किया जाएगा, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि महिला हो गया, बच्चा, बूढ़ा, दिव्यांग, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। महिला हो गया, बच्चा हो गया, बूढ़ा, दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 में ही दिया गया है, ठीक है। अतः अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 16 ये है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अगर आप पूछ दे अवसर, ठीक है, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता केवल 7 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भाव एवं निवास के आधार पर जो है लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है किस आधार पर, ठीक है। देखिए 7 आधार जो है इस पर दिया है, ठीक है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, उसमें क्या था, उसमें था 5 आधार पर, लेकिन अवसर की समानता में 7 में भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। अच्छा, पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की चर्चा इसमें जो है दिया गया है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कितना आरक्षण कितने हैं, कितना % आरक्षण जो है किनको किनको इसके अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है दिया गया है उसको हम देखेंगे। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा जो है किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 16 में। SC की यदि हम बात करें, ठीक है, SC की तो 15% का आरक्षण की चर्चा जो है किया गया है। 15% सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन, ठीक है, कितना, तो 15% किया गया है 15% के लिए, ठीक है। OBC की ST की बात करें तो 7.5 के लिए, और OBC का 27%, ठीक है। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन, ठीक है, जो पिछड़ापन है वो दिखाया गया है, ठीक है, आरक्षण के लिए। देखिए EWS की बात करें 10% आरक्षण जो है EWS को भी दे दिया गया है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसको कहा गया है, ठीक है। OBC की यदि हम बात करें तो OBC यानी क्या होता है, ठीक है, पिछड़े वर्ग, ठीक है, पिछड़े वर्ग, इसकी चर्चा क्या है, OBC की जो चर्चा है, पिछड़े वर्ग की जो चर्चा है 338 के बी में है, ठीक है, 338 के बी में, ठीक है। पिछड़े वर्ग की चर्चा 338 338, ठीक है, कितना, तो बी में है, 338 बी में है, ठीक है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कौन, तो 1953 में काका कालेलकर, काका कालेकर हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए काका कालेकर का संबंध किससे है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग से। काका कालेकर का संबंध किससे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। कब, 1953 के लिए, 1953 देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये था पहला 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर हो गया, काका कालेलकर। ये अनुच्छेद कितना में, ये सभी का पिछड़ा वर्ग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979, अध्यक्षता जो है बीपी मौल ने किया था, मौल ने किया था। रिपोर्ट जो है 1980, रिपोर्ट किस कब, तो 1980, रिपोर्ट जो है 1980, रिपोर्ट 1980 में दिया गया था, ठीक है, रिपोर्ट 1980 में। और 1990 में जो है ये बीपी सिंह 27% आरक्षण के लिए इसको जो है लाया गया था, 27% आरक्षण के लिए, ठीक है। देखिए
अनुच्छेद 338 क्या है, तो SC आयोग शेड्यूल कास्ट है ये, ठीक है। अनुच्छेद 338 SC आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 300, देखिए अनुसूचित जाति बोल दे तो भी सही है, ठीक है। अनुसूचित जाति ये होगा, अनुसूचित जनजाति ST हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो आयोग है वो क्या है, कितने अनुच्छेद में है, तो 338 में है। और 338 के ए में जो है ST आयोग, 338 के ए में क्या है, ST आयोग है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स है। अनुच्छेद 338 के बी में क्या है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। अनुच्छेद देखिए 338 में है शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति के लिए। 338 का जो ए है वो बताया गया है ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, अनुच्छेद कितना 338 के ए में। और अनुच्छेद 338 के बी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक दर्जा जो है 103 में जो है मिला था, देखिए संवैधानिक दर्जा जो है इनको 103 में मिला था, ठीक है। अब देखते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। देखिए अस्पृश्यता 1955 के द्वारा जो है मानव संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा जो है लाया गया था। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत है वो कब, तो अनुच्छेद 17 के तहत जो अंत किया गया था, अधिनियम 1955 के द्वारा मानव संरक्षण अधिनियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मानव संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है, तो उपाधियों का क्या है, अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, ठीक है। अपवाद में है शिक्षा, देखिए अपवाद में जो रखा गया है शिक्षा के अंतर्गत जो है इंजीनियर को और डॉक्टर को रखा गया है, ठीक है। यानी इनके अंत नहीं हो सकता उपाधियों का, ठीक है। सेना में जो है मेजर को, कर्नल को और कैप्टन का जो है नहीं होगा। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर कितना में, 19 से लेकर जो है यह 22 में, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है, अनुच्छेद 19 से लेकर कितना में, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब देखिए मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में कितना है, वर्तमान में देखिए जब संविधान जब बना था तो उस समय जो अनुच्छेद की जो अधिकार की जो चर्चा किया गया था उस समय जो था 7 को था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है टोटल कितने कर दिया गया था, बाद में जो है 6 कर दिया गया था। कौन हटाया था उसकी भी चर्चा जो है हम कर लिए थे, ठीक है। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 के कितना में रख दिया गया था, 300 के क में जो है उसको रख दिया गया था, ठीक है। देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के F द्वारा, 19 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के F द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हटा दिया गया। देखिए अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने की आज़ादी, आप बोल सकते हैं कुछ भी, इसके लिए भी तो कुछ आज़ादी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, अभिव्यक्ति यानी सभा, कोई सभा में बोलने की आज़ादी, सम्मेलन आप कर सकते हैं, संघ हो गया, संगठन हो गया, भारत में घूमने की आज़ादी, बस जाने की आज़ादी, कहीं भी आप बस सकते हैं, ठीक है। व्यापार करने की आज़ादी, ठीक है, ये हो गया। मीडिया प्रेस हो गया, झंडा फहराने की आज़ादी, सूचना प्राप्त करना, यानी ये सारी चीज़ें आप अनुच्छेद 19 के तहत जो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं ज़मीन ले सकते हैं, कहीं आवास बनाकर आप रह सकते हैं, ठीक है। व्यापार कर सकते हैं, आप झंडा फहरा सकते हैं। मीडिया हो गया, प्रेस हो गया, इससे स्वतंत्र रूप से, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, ये है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19 का 1 का क्या ए, देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का 1 अनुच्छेद 19 का 1 का 1 सॉरी अनुच्छेद 19 के 1 का 1 क्या है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है
वो अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 के 1 का एम है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। देखिए आप जब विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो उसके लिए फिर तो सभा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सभा की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर भी सभा या सम्मेलन की ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर सभा बैठा सकते हैं, सम्मेलन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 के कितना में है, अनुच्छेद 1 बी में है, अनुच्छेद 1 बी में है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन की क्या स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 सी। ठीक है, अब देखिए सभा सम्मेलन यदि आप बैठा लिए तो उसके बाद क्या संगठन की ज़रूरत पड़ती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, एक सभा अगर बनाए हैं तो उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बड़ा एक संगठन बनेगा। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 सी, अनुच्छेद 19 के 1 सी, अनुच्छेद 19 के 1 सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 क्या, अनुच्छेद 19 के 1 डी, भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, इसकी आज़ादी अनुच्छेद 19 के 1 डी के अंतर्गत जो है दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 ई क्या है, अनुच्छेद 19 के 1 के ई क्या है, तो देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। देश के अंदर जो है किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप बस सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता किसमें, तो अनुच्छेद 19 के कितना, अनुच्छेद 19 के 1 ई में है, देश के अंदर कहीं भी क्षेत्र में बसने की जो है स्वतंत्रता है वो है। ठीक है, अब देखिए संपत्ति जो है अर्जित आप कहीं भी कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 के 1 एफ में है ये, संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो इसको समाप्त कर दिया गया था बाद में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 19 का 1 जी क्या है, तो व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें, तो अनुच्छेद 19 का 1 एफ में। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 किसमें, अनुच्छेद 19 के 1 एफ में। अनुच्छेद 20 क्या है, इसको देखते हैं, अनुच्छेद 20 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 हो गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण। अपराधी यदि कोई है तो उसको दोष सिद्धि होने तक उसको क्या संरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दी गई। एक गलती की एक सज़ा, एक गलती की, देखिए एक गलती की एक सज़ा, एक गलती यदि कोई व्यक्ति ने किया है तो उसके लिए एक ही सज़ा होना चाहिए, एक गलती के लिए एक सज़ा होना चाहिए। ठीक है, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। ठीक है, सज़ा आपको उसी आधार पर दिया जाएगा जिस समय आपने अपराध किया हो, जिस समय आपने अपराध किया उसी के आधार पर आपको सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, ना ही पहले के कानून के आधार पर और ना ही बाद के जो कानून बना उसके आधार पर। जिस समय आपने अपराध किया उस समय जो कानून थी आपके लिए, उस अपराध के लिए जो कानून था संविधान में, उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। दोषी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोषी को जो है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य जो है बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की यदि हम बात करते हैं, अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है, देखिए प्राण हो गया एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्राप्त स्वतंत्रता, इस अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है बहुत सारे अधिकार है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। जीवन जीने का अधिकार, आप जीवन जी सकते हैं अच्छे तरीके से, खुली तरह से, आज़ादी की तरह। तो ये अनुच्छेद कितना में है, तो ये जो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई आदमी अकेला है, ठीक है, तो उसकी व्यक्तिगत एक स्वतंत्रता होगी, वह पूरी तरीके से आज़ाद है, स्वतंत्र है। अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 21 में। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, गरिमा के साथ यानी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है।
निजता की स्वतंत्रता, निजता की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? विदेश कोई व्यक्ति घूम सकता है, अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 21 में। विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। विदेश घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 21 में। विदेश घूमने की स्वतंत्रता। जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। जीवन साथी भी चुन सकता है, अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण सरकार का दायित्व, ठीक है, देखिए स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण हो गया, सरकार का दायित्व है ये। अनुच्छेद कितना आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। सोने की स्वतंत्रता, आदमी सो सकता है, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में है? तो ये जो है स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के क राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध जो है करेगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क राज्य से 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, 14 वर्ष के समस्त, ठीक है, समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है, ये किस में? तो अनुच्छेद 21 का क में है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के क में जो है कब जोड़ा गया था, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो इसको जोड़ा गया। एक्ट जो है 2009, एक्ट 2009 के द्वारा जो है मान्यता, RTE एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू 2019 राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एक्ट 2009 के द्वारा जो है मान्यता कब मिला था? 2009 के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 2009 में लाया गया था, ठीक है, इसको कब? 2009 के द्वारा, ठीक है। अब देखिए लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को जो है यह लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था, ठीक है। इसको मान्यता कब मिला था? 2009 को जो इसको मान्यता मिला था। देखो RTE कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन। NGT मतलब क्या होता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है आएगा। अनुच्छेद कितना में है ये सब? अनुच्छेद 21 में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेशनल ग्रीन यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010। अब अनुच्छेद 22 को देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध, ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध, देखिए गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण, गिरफ्तारी जब हुआ तो उसका संरक्षण एवं निवारक निरोध, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो है दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा है? अनुच्छेद 22 में जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है किसमें? तो अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखिए हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अर्थात गिरफ्तारी वारंट दिखाओ, गिरफ्तारी वारंट जो है दिखाओ, ठीक है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, ठीक है, अर्थात गिरफ्तारी वारंट दिखाओ, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण एवं निवारक निरोध, ठीक है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा,
हिरासत में लेने का कारण जो है बताना होगा, अर्थात गिरफ्तारी वारंट जो है दिखाओ, इस तरह की बात है। अब देखिए दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत जो है किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसे अपना मनपसंद वकील रखने का क्या है, अधिकार है। अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 22 में ये है, याद रखना, अनुच्छेद 22। अब देखिए निवारक निरोध अधिनियम, ये क्या है, तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने की पूर्व, अपराध करने से पहले ही उसको क्या, गिरफ्तार जो है किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है, ठीक है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है, ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1969 यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। मीसा ठीक है, MISA क्या, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया था, तो 1971 में आया था, ठीक है। COFE PSA, ठीक है। COFE PSA मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग एक्टिविस्ट एक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा कब, तो 1974 में, ठीक है। NSA, ठीक है। NSA देखते हैं, राष्ट्रीय शुल्क, इसके कब लाया गया था NSA, याद रखना है, तो 1980 में अभी भी लागू है ये, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब देखिए TADA, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एक्टिविस्ट, ठीक है। गठन जो इसका कब किया गया था, TAD का, टाडा का, तो 1985 में किया गया था, 1985 में, ठीक है। रद्द कब कर दिया गया, तो 1995 में, ठीक है। पोटा के बारे में देखते हैं, पोटा कब, तो 2002 में इसको लाया गया था, पोटा का, ठीक है। प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 में, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 कितना आता, अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 23 से 24 में, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है, ठीक है। 23 हम देखते हैं, 23 ये बोलता है बेगारी पर रोक लगाया जाए, बेगारी पर रोक, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 23 में है, बेगारी पर रोक लगाया जाए। बालात्श्रम या बलपूर्वक कार्य पर रोक, ठीक है। बालात्श्रम हो, ठीक है, या बलपूर्वक यानी जबरदस्ती किसी से कार्य करवाया जा रहा है, उस पर जो है रोक लगाया जाए, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए मानव दुर्व्यापार, मानव खरीद बिक्री, मानव का खरीद बिक्री, ठीक है, यानी मानव को नहीं बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या, अनुच्छेद 23 में है। देह व्यापार पर रोक लगना चाहिए, देह व्यापार यानी शरीर व्यापार पर क्या, रोक लगना चाहिए। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 के द्वारा, बंधुआ मजदूरी 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं। कल कारखानों में मतलब रोक लगाया जा सकता है, ये हुआ इसका मतलब। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से कितना, 28 में, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से कितना, अनुच्छेद 25 से जो है 28 में। अनुच्छेद 25 बोलता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
अंतःकरण की व्यवस्था। अनुच्छेद 25 क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता कितना है? अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 25 में, 25 में है। ठीक है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध स्वतंत्र, धार्मिक कार्यों का प्रतिबंध या धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए धार्मिक जो भी धार्मिक काम होता है उसमें प्रबंध आप कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है क्या आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखिए इससे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इससे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसी के तहत यज्ञ हवन इत्यादि की स्वतंत्रता जो दिया गया अनुच्छेद कितना? 26 के तहत। 27 क्या है? तो धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। देखिए धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया है, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा रखा गया उस पर जो है टैक्स जो है नहीं लगा, उस पर टैक्स जो है नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या है? सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से क्या है? अनुच्छेद 29 से 30 में क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों का हितों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, बोली, लिपि तथा संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 क्या है? तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या है? तो अल्पसंख्यक का शिक्षा के बारे में संरक्षण जो है दिया गया है। इसके तहत जो अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान स्थापना कर सकता है। ठीक है, अल्पसंख्यक को अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान स्थापना जो है कर सकता है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहा भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा देखिए अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने, देखिए प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। मूल अधिकार के हनन होने पर, आज देखिए मूल अधिकार के हनन होने पर जो है कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार के हनन होने पर अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जाएगा, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226। हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, या उच्चतम न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करेगा अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 32 का। और उच्च न्यायालय जो प्रयोग करेगा यानी हाई कोर्ट जो प्रयोग करेगा वो करेगा 226 का। देखिए मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके दौरान न्यायालय बंदी करने वाले अधिकार को आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। सशरीर क्या प्रस्तुत करें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंद करके उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष। अब है परमादेश। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो उस पर यह जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश क्या होता है? जब कोई कर्मचारी या जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, तो उससे यह जारी किया जाता है। ठीक है, परम आदेश यानी आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचला न्यायालय पर तब लगाता है जब निचला न्यायालय अपने अधिकारियों का उल्लंघन करके फैसला चुना
सुना चुकी रहती है, फैसला जो है चुना चुकी रहती है। प्रतिषेध, ठीक है। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण देखिए, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लगाती है जब